रेफरेंस चैनल मास्टर ऑफ बॉटनी गेन में हूँ आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और हम जो है आपका जो उड़ीसा का अभी सीबेट का एग्ज़ाम हुआ 2022 का, उसके क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन और आंसर दे रहे थे। 20 तक के क्वेश्चन हो चुके थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 21 से। ड्यूरिंग फोटोमार्फोजेनेटिक रिस्पॉन्सेज द ब्लू लाइट सिग्नल इज परसीव्ड बाय। फोटोमार्फोजेनिक जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसमें से ब्लू लाइट जो सिग्नल होता है किसके द्वारा परसीव किया जाता है। कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे फाइटोक्रोम्स हैं, क्रिप्टोक्रोम्स हैं, फोटोट्रोपिन्स हैं, क्रिप्टोक्रोम्स हैं, क्लोरोफिल्स हैं। इन सब के नाम दिए गए अलग अलग ऑप्शंस में हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो प्लांट का डेवलपमेंट होता है ऐसा नहीं कि टोटल न्यूट्रिशन से ही होता है, कुछ लाइट सिग्नल भी हेल्प करते हैं। जो रिस्पॉन्सेस आप देखते हैं प्लांट के ग्रोथ में उसके, ठीक, जैसे कि बहुत सारे सीड्स से बिना लाइट मिले वो जर्मिनेट नहीं करते हैं, तो वो लाइट सिग्नल परसीव करते हैं, तब उनका ग्रोथ होता है। अगर आप क्रिप्टोक्रोम्स को देखेंगे, ठीक, क्रिप्टोक्रोम और फाइटोक्रोम दोनों फोटोमार्फोजेनेटिक रिस्पॉन्सेज के लिए मेनली है। और जो फोटोट्रोपिन्स हैं ये जो होता है, जो फोटोट्रोपिक कर्वेचर होता है उसके लिए मेनली ये रिस्पॉन्सिबल है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपका जो आपका फाइटोक्रोम है ये फार रेड लाइट और रेड लाइट क्या रिसेप्टर है। दैट मीन्स दे एब्जॉर्ब इन द रीजन ऑफ रेड एंड फार लाइट ऑफ द वेवलेंथ। वही क्वेश्चन में पूछा है आपसे ब्लू लाइट का सिग्नल, तो ब्लू लाइट के लिए मेनली आपके क्रिप्टोक्रोम्स और फोटोट्रोपिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इन एन इंटरफेस द माइटोटिक प्रिपरेशन थ्रू द सिंथेसिस ऑफ वेरियस आरएनएज एंड स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन्स अकर इन। कह रहा है इंटरफेज में, इंटरफेज आपको पता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज का मिलके बना हुआ होता है। कह रहा है जो प्रिपरेशन होता है माइटोटिक प्रिपरेशन, सिंथेसिस उसमें किया जाता है आरएनएज का, स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन्स का, वो किस में होता है, स्पेशली G1 में, S में या G2 में। तो देखिए जो G1 फेज है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है जो रिप्लिकेशन के लिए, जो प्रोटीन्स वगैरह जो आरएनएज रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका सिंथेसिस होता है। G2 फेज में मेनली जो होता है आरएनएज एंजाइम जो प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए, और M फेज के डिवीजन के लिए मेनली G2 फेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इन अ प्लांट सेल द नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड, पेक्टिन्स, लिग्निन एंड फिलोरिक सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूसिंग। देखिए जब प्लांट ग्रो करता है तो प्राइमरी सेल वॉल उसके पास रहता ही है, ठीक, तो सेल वॉल में आपका सेलुलोज तो पाया जाता है, साथ ही साथ में नॉन सेलुलोजिक कंपोनेंट भी पाए जाते हैं जैसे पेक्टिन्स, लिग्निन, फिलोरिक सब्सटेंसेस, पर इनका अमाउंट प्राइमरी सेल वॉल में नहीं ज़्यादा रहता है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है जब डिपॉजिट होती है सेकेंडरी सेल वॉल में ही इनका जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, नॉन सेलुलोजिक, पेक्टिन, लिग्निन, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है कहाँ पे, सेकेंडरी सेल वॉल्स में। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एन्यूप्लॉइड्स हैव द लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इन एस्टैब्लिश। एन्यूप्लॉइडी आपने पढ़ा होगा, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी दो चीज़ होती है। एन्यूप्लॉइडी में सिंगल जो होता है क्रोमोसोम का सेट वो मिस रहता है, और पॉलीप्लॉइडी में जो होता है डबल वो इंक्रीज होता है क्रोमोसोम का नंबर, मतलब सेट में इंक्रीज होता है। तो एन्यूप्लॉइडी में आपने पढ़ा होगा मोनोजोमी, ट्राइजोमी, नलीजोमी, ये सब सारी चीज़ें हैं। पूछा है आपसे कि कौन सा इनमें से मोनोजोमिक, डबल मोनोजोमिक, ट्राइजोमिक या नलीजोमिक, कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा सर्वाइवल पे, ठीक, लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल मतलब जो सर्वाइवल के अगेंस्ट हो, तो मतलब जो सबसे ज़्यादा लीथल हो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो देखिए मोनोजोमिक तो चल जाएगा, मोनोजोमिक में आप क्या देखते हैं कि एक माइनस होता है, डबल मोनोजोमिक में अलग अलग क्रोमोसोम के एक एक मिस होते हैं, ट्राइजोमी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, लेकिन नलीजोमी में इनका खास बात यह है कि एक ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेट होता है वही चला जाता है पूरा का पूरा। तो ये जो नलीजोमिक है 2-2 जो है ये सबसे ज़्यादा लीथल है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। द एलील्स दैट प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट हेटेरोजाइगस कंडीशंस आर कॉल्ड। देखिए जो कह रहा है ऐसे एलील्स जो अपना हेटेरोजाइगस कंडीशन में इंडिपेंडेंटली रहे, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए जो पी प्लांट का हाइट है उसके लिए एक डोमिनेंट वाला एलील रहता है, एक रेसिव एलील रहता है, जब दोनों साथ में आते हैं तो डोमिनेंट वाला अपना शो करता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है दोनों के दोनों अपना शो करते हैं। जैसे मान लीजिए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो उनके जीन में तो दो ही एलील होते हैं, तो एक पे ए रहेगा एक पे बी रहेगा, वो दोनों के दोनों एलील जो होता है वो डोमिनेंटली प्रोड्यूस होते हैं। तो जब वो इंडिपेंडेंट बिहेव करें तो वो कोडोमिनेंट जीन्स कहलाते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। एक टर्म यहाँ पे पूछा गया है कि एनलेज, ये जो होता है जीन्स के लिए किसने यूज किया था? तो जो एनलेज टर्म है ये जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने यूज किया था। जो वर्जिन्स होते हैं जीन के, जिन्हें हम एलील बोलते हैं, उनको इन्होंने एनलेज बोला था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। अ हैप्लॉइड जीनोटाइप कैन बी प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर बाय टेकिंग। कह रहा है हम हैप्लॉइड जीनोटाइप जो हैं टिश्यू कल्चर का यूज करके बना सकते हैं। इनमें से किसको? एंथर ओवरी को लेके, पॉलन ओवरी को लेके, एंथर एग को लेके, या पॉलन या और एग को लेके। जैसे कि अगर आप एंथर की बात करते हैं तो वहाँ पे डिप्लॉयड और हैप्लॉइड दोनों सेल होते हैं, और ओवरी तो आप पूरा का पूरा, ओवरी में भी डिप्लॉयड हैप्लॉइड सेल होते हैं। ओवरी में केवल ओवा जो होता है या एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, पूरा का पूरा ओवरी नहीं। ऐसे ही सेकंड में भी पॉलन तो हैप्लॉइड होता है, लेकिन ओवरी पूरी में कह रहा हूँ हैप्लॉइड नहीं होते। ऐसे सी में आप आएंगे तो एंथर या एग में से एक तो हैप्लॉइड है, पर पूरा का पूरा एंथर हैप्लॉइड नहीं होता है। डी वाले में स्पेसिफिक आपको हैप्लॉइड चीजें मिल रही है, पॉलन हैप्लॉइड होता है, एग हैप्लॉइड होता है। तो अगर आपको हैप्लॉइड जीनोटाइप प्रोड्यूस करना है बाय यूज ऑफ द टिश्यू कल्चर, देन यू विल गो थ्रू द पॉलन एंड एग टिश्यू कल्चर। ओके। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। अ लॉन्ग फूड चेन कंटेनिंग मोर देन 4 ट्रॉफिक लेबल इज नॉट इकोलॉजिकली सस्टेनेबल बिकॉज। कह रहा आपने फूड चेन्स के बारे में पढ़ा होगा, किसी में दो तो नहीं होते, यूजली 3 ट्रॉफिक लेबल्स वहाँ पे होते हैं, 4 भी कभी कभी होते हैं, जैसे ग्रासलैंड में हो गया। ठीक, कि किसी ग्रास को कोई वो खाया, टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है। तो यहाँ पे 4 ट्रॉफिक लेबल आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको 5 या 5 से 4, मतलब 4 तो रहते हैं, 4 से ज्यादा ट्रॉफिक लेबल्स वाले आपको फूड चेन्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, वही आपसे पूछा गया है। The energy content logarithmically decreases with the trophic label. Long food chains have the high energy available of the food decreases with the trophic labels, और D climatic conditions become unsuitable. तो देखिए जो एनर्जी कंटेंट होता है वो लॉगरिथमिकली डिक्रीज होता है, मतलब 10 के पावर में विद द ट्रॉफिक लेवल। आपने 10% लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, लिंडमैन ने दिया था। फूड चेन जो होते हैं 4 से ज्यादा वो नेचर में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि 10% आपने लॉ पढ़ा होगा। जैसे पौधा है, पौधा जो एनर्जी बना रहा है उसका केवल 10% जाएगा टिड्डे में, टिड्डे से 10% जाएगा मेढक में, और मेढक से केवल 10% जाएगा स्नेक में। तब 10% चौथे ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम एनर्जी बचती है। तो इसलिए इसके बाद वाला जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो नहीं होता यूजली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए, कि लॉगरिथमिकली डिक्रीज होता है विद द ट्रॉफिक लेवल। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। व्हेन अ न्यूसलर एपिडर्मिस डीजनरेट्स an integument layer inner to the nuclear epidermis become distinct with the prominent nucleus and dense cytoplasm and it is called as। कह रहा है जब जो न्यूसलर ओव्यूल के अंदर न्यूसलर रीजन होता है उसका एपिडर्मिस डीजनरेट हो जाता है, तो क्या होता है, जो इंटेगुमेंट का लेयर होता है इनर अंदर के साइड में जहाँ पे न्यूक्लियर का एपिडर्मिस था वो डिस्टिंक्ट हो जाता है, वहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको एंडोथीलियम बोला जाता है। एम्ब्रियोलॉजी से आए हुए क्वेश्चन है, और ये किन प्लांट में होता है? जहाँ पे जो यूनिटेगमिक प्लांट्स होते हैं, जैसे गैमोपेटेली के मेंबर्स मेनली क्या होता है, यूनिटेगमिक। और टेनिन्यूस्लेट में, जहाँ पे एक क्रेसिन्यूस्लेट होता है कंडीशन, एक टेनिन्यूस्लेट कंडीशन होता है। टेनिन्यूस्लेट कंडीशन में सेलुलर न्यूक्लियर टिश्यू जो होता है कम होता है, तो वहाँ पे एंडोथीलियम का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे अगर हम आ जाएं तो द कोलेनकाइमा आर द टिश्यूज दैट प्रोवाइड। कोलेनकाइमा वो टिश्यूज हैं जो प्रोवाइड करती हैं, क्या प्रोवाइड करती हैं? कॉर्टिकल, या तो पहले स्टीलर आप समझ लीजिए। स्टीलर मतलब जो जाइलम फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड हो या अलग से। तो जब आप टिश्यूज पढ़ते हैं तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्लेरेन्काइमा ये आपको अलग से पढ़ाया जाता है, जाइलम फ्लोएम अलग से पढ़ाया जाता है। तो स्टीलर अगर हम बात करें तो जाइलम फ्लोएम के साथ तो एसोसिएटेड है नहीं, तब ये कॉर्टिकल है, मतलब कॉर्टिकल रीजन में पाया जाता है। कॉर्टिकल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, पर कहाँ पे? स्टेम में, या उसके साथ आपको रूट में भी मिलता है, अंडरग्राउंड रूट में या एरियल रूट में। तो पहली बात तो ये कॉर्टिकल है। सेकेंड, ये सपोर्ट केवल स्टेम को देता है, अंडरग्राउंड रूट को नहीं देता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं जल्दी से। Which of the following is used as a UV light source in a UV vis spectrophotometer? UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ये आप जो टेक्निक्स इन प्लांट साइंस होता है उसमें पढ़ते हैं। UV
विस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो यूवी लाइट का सोर्स होता है वो क्या होता है, वही आपसे पूछा गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं उसमें दो लाइट के सोर्सेज होते हैं, एक यूवी के लिए होता है, दूसरा विजिबल रीजन के लिए होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाता है। तो जो यूवी का सोर्स है इसमें हाई प्रेशर ड्यूटेरियम लैंप का यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। कह रहा है अगर टेट्रामेरिक डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अनवाइंडिंग करने के लिए, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसका, वो बाइंड करते हैं 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग बाइंडिंग साइट पे। ये क्या होते हैं, मतलब किस नेचर में कैसे ये बाइंड करते हैं, मोनोमर फॉर्म में या टेट्रामर फॉर्म में, डायमर फॉर्म में या टेट्रामर फॉर्म में, मोनोमर या डायमर या टेट्रामर ओनली। देखिए जो टेट्रामेरिक डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन्स की बात हो रही है, एक्चुअली डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स की बात हो रही है। ये जो है डीएनए से एज अ टेट्रामर ओनली के फॉर्म में ये वहां पे बाइंड करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को, जो कि हेलिकेजेस जो होते हैं वो अनवाइंडिंग के बाद बना देते हैं। ठीक, अब जो रिप्लिकेशन होता है आपका वो 100 टाइम फास्टर होता है जब ये प्रोटीन्स वहाँ पे अटैच रहती हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, जिसको एसएसपी बोला जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, बट ये टेट्रामर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। कह रहा है जब कोई स्फेरिकल बैक्टीरियल सेल जब आपसे पूछा जाए तो आप सीधे कोकाई पे आ जाइए। बेसिलाई रॉड सेट बैक्टीरिया होते हैं। तो क्वेश्चन में पहले ही पूछ दिया गया था आपसे स्फेरिकल बैक्टीरियल सेल। अब जो स्फेरिकल बैक्टीरियल सेल होते हैं वो सिंगल होते हैं तो उन्हें मोनोकोकस बोलते हैं, डबल रहते हैं तो डिप्लोकोकस, एक चेन में रहते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस, 4 के उसमें रहते हैं मल्टीपल में तो टेट्राकोकस, और 4 ही रहते हैं तो टेट्राकोकस, और 4 के मल्टीपल में सार्सिना, और जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं तो उनको स्टेफिलोकोकस बोला जाता है। ये एक एग्रीगेशन होता है इररेगुलर बंचेस का। ठीक, तो वही कह रहा है अगर जो स्फेरिकल बैक्टीरियल सेल्स है दैट मीन्स कोकाई, तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, बेसिलाई को छोड़ दीजिए। अगर वो एग्रीगेट कर ले रेगुलर बंचेस में तो उन्हें टर्म क्या किया जाएगा, तो स्टेफिलोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई। स्टेफिलोकोकस बोलते हैं इन्हें, स्ट्रेप्टो नहीं। स्ट्रेप्टो जब आया तो चेन हो गया, स्टेफिलो जब आया तो इरेगुलर बंच हो गया। तो ये बंच की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है प्योर वाटर का, आपसे पूछा गया था। तो देखिए जो केमिकल पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो क्या होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। अब ये रिलेटेड है प्लांट फिजियोलॉजी में एक स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है जो कि दिया गया था स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि जो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है, जब इंक्रीज होता है साइज में किसका, गार्ड सेल का, और स्टोमेटा खुलता है तो उस समय क्या होता है। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस तो आपने पढ़ा, ये दोनों के लिए, स्टोमेटा खुलने के लिए भी बंद होने के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे गार्ड सेल का साइज बढ़ रहा है, स्टोमेटा ओपन हो रहा है, उस कंडीशन में कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। जब गार्ड सेल का साइज बड़ा हो रहा हो, स्टोमेटा खुल रहा हो, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, शुगर का कन्वर्जन हो रहा है स्टार्च में गार्ड सेल्स में, या कन्वर्जन हो रहा है स्टार्च का शुगर में गार्ड सेल्स में ही, या यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है शुगर का मीजोफिल सेल्स से गार्ड सेल्स में, या मूवमेंट हो रहा है स्टार्च का मीजोफिल सेल्स से गार्ड सेल्स में। तो देखिए अगर आपने स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस पढ़ा है तो यहाँ पे दो कंडीशन है, डे टाइम में क्या होता है और नाइट के टाइम में क्या होता है। अब डे टाइम में क्या होगा, स्टोमेटा खुलेगा, जाहिर सी बात है। नाइट टाइम में क्या होगा, स्टोमेटा को क्लोज होना है। अब डे टाइम में होता क्या है, जो CO2 रिलीज होता है रेस्पिरेशन में उसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है, जो कि क्या, जिससे जो मीडियम होता है गार्ड सेल का वो उसका pH क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब एल्कलाइन कंडीशन हो जाता है, जिसकी वजह से pH हाई हो गया, नहीं pH हाई हो गया, एक्चुअली कम नहीं हाई हो गया, एल्कलाइन कंडीशन ज़्यादा पे आता है, एसिडिक कंडीशन कम पे आता है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो स्टार्च बना होता है रात में उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि एंजाइम फास्फोरिलेज है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब शुगर जो होता है वाटर में क्योंकि सोल्यूबल होता है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल गार्ड सेल्स का बढ़ जाता है, और जो होता है सेल्स टर्जिट हो जाती हैं और स्टोमेटा खुल जाता है। नाइट के टाइम पे यही अपोजिट होता है, CO2 जो प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन में उसको यूटिलाइज किया नहीं जाता है। अब जो गार्ड सेल का मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है, लो pH हो जाता है, लो pH में जो शुगर बना रहता है उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्टार्च इनसोल्युबल होता है वाटर में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल का कम हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे स्टोमेटा खुलने की बात हो रही है, तो आपने क्या देखा, कन्वर्जन हो रहा है स्टार्च का शुगर में दिन के टाइम में, जिससे क्या हुआ, pH आपका बढ़ा है। ठीक, pH आपका बढ़ा है
और फिर आपका स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गया जिससे स्टोमेटा खुला है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ टी फेज इज प्रोटीनेशियस एंड कॉन्डक्टाइल। कॉन्डक्टाइल जहां बात आई, आपने टी बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा ही है, या तो टेल फाइबर होंगे या तो शीथ होगा सराउंडिंग द कोर। हेड की बात ही नहीं है, सेंट्रल हेलिकल ट्यूब की बात ही नहीं है। तो देखिए जो टेल फाइबर्स हैं ये कॉन्डक्टाइल नहीं होते हैं। कॉन्डक्टाइल जो उसका शीथ होता है जो सराउंड करते हैं मेन कोर को, वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं और वही कॉन्डक्टाइल रहते हैं बैक्टीरियोफाज में। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। ये भी काफी सिंपल सवाल था कि जो कैप्सिड का कैप्सोमियर होते हैं टीएमबी में, वो कैसे न्यूक्लिक एसिड कोर के अराउंड अरेंज रहते हैं। सक्सेसिव टायर्स में, सक्सेसिव टायर्स का मतलब एक के ऊपर एक रखे होते हैं, या रोज में रहते हैं, या स्पाइरली अरेंज रहते हैं, या आइकोसा हेड्रली। यहाँ पे आइकोसा होना चाहिए था, इन्होंने ई लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आरएनए ये हेलिकल होता है, इसके ऊपर ये जो कैप्सिड है पूरा जिसका यूनिट कैप्सोमियर कराता है, ये भी हेलिकली जो है अरेंज रहता है, या हेलिकली आप स्पाइरली भी इसे बोल सकते हैं। और कैप्सिड पूछा भी जाता है कितने सब यूनिट्स का बना होता है, तो 2130। ठीक, तो ये सब आप याद रखिएगा, स्पाइरली अरेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। पूछा है वो बैक्टीरिया जो CO2 तो लेते हैं गैस के फॉर्म में, लेकिन रेडिएंट एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी का यूज नहीं करते हैं, एनर्जी के लिए लाइट का यूज नहीं करते हैं, उनको न्यूट्रिशनली कैसे बोला जाता है। तो कि बहुत सारे टाइप के हैं न्यूट्रिशन के डिपेंडेंट पे, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, फोटोट्रॉफ्स, कीमोट्रॉफ, लिथोट्रॉफ, ऑर्गेनोट्रॉफ्स, और इनका भी अलग अलग है। ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ कार्बन सोर्स के बेसिस पे, फोटोट्रॉफ, कीमोट्रॉफ एनर्जी सोर्स के बेसिस पे, और इलेक्ट्रॉन सोर्स के बेसिस पे लिथोट्रॉफ या ऑर्गेनोट्रॉफ। यहाँ पे कह रहा है ये CO2 गैस के फॉर्म में यूज करते हैं। कार्बन सोर्स की बात कर लेते हैं। अगर कार्बन का वो यूज कर रहा है, ठीक, विदाउट यूजिंग रेडिएंट एनर्जी, मतलब एनर्जी का सोर्स लाइट नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, लाइट एनर्जी का अगर नहीं यूज किया एज अ एनर्जी सोर्स, तो वो तुरंत किस में आ गया, कीमोट्रॉफ में आ गया। और कीमोट्रॉफ में आया तो इसके बाद अगर वो कार्बन कह रहा है CO2 एसिमिलेट करता है, CO2 एज अ बायोसिंथेटिक कार्बन सोर्स, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अब हेटेरोट्रॉफ होगा, कीमो हेटेरोट्रॉफ होगा। यहाँ पे एनर्जी सोर्स जब ले लिया, यहाँ पे क्या आपका लाइट नहीं लेते तो कीमोट्रॉफ हो ही जाएगा, तो कीमो में आ जाएगा, फोटो होगा नहीं। तो फोटो के बाद यहाँ पे अब इन्हें फोटोट्रॉफ है ही नहीं, तो फोटो लिथोट्रॉफ होगा या ऑर्गेनोट्रॉफ। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स के बारे में मेंशन नहीं हुआ है तो हम इसको किस में डाल देंगे, कार्बन जो CO2 एसिमिलेट करता है वो हेटेरोट्रॉफ में डाल, कीमो हेटेरोट्रॉफ ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे। ठीक, वैसे ये इतना करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे CO2 लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो करता है, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ ही होना चाहिए, कीमो ऑटोट्रॉफ का यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए था इनको। ठीक, क्योंकि CO2 तो एसिमिलेट कर रहा है, तो अगर कार्बन सोर्स उसका CO2 है वो तुरंत ऑटोट्रॉफ में आ जाते हैं। और फिर रेडिएंट एनर्जी का नहीं यूज कर रहे हैं, अगर रेडिएंट का मतलब लाइट, तो कीमो में आ जाएगा, तो उसे कीमो ऑटोट्रॉफ में डाल देना चाहिए था, पर यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। कीमोलिथोट्रॉफी का मतलब है कि एनर्जी सोर्स क्या है, लाइट नहीं है, कुछ केमिकल्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है, लिथो, मतलब रिड्यूस इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनोट्रॉफ्स का मतलब है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी का सोर्स केमिकल्स है। पर यहाँ पे केवल एक ही है, फोटो ऑटोट्रॉफ हो नहीं, जो फोटो का मतलब लाइट का यूज करेगा, और अगर एक ही ऑप्शन बचता है कीमो हेटेरोट्रॉफ, और हेटेरोट्रॉफ यहाँ पे CO2 का एसिमिलेशन लिखा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, या तो कीमो हेटेरोट्रॉफ सही होगा या तो इनको यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफ ही देना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ट्रांसडक्शन, रिकम्बिनेशन, ये सब है, ट्रांसफॉर्मेशन। और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इंडोस्पोर, एक आपने पॉपुलरली सुना होगा कि बैक्टीरिया में इंडोस्पोर बनते हैं, तो ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कारा, कोलियोकीट एंड उडोगोनियम। अगर आप समझ पा रहे हो तो तीनों के तीनों जो एल्गी हैं आपके, कारा, कोलियोकीट एंड उडोगोनियम, तीनों के तीनों क्लोरोफाइटा से बिलोंग करते हैं, जिसको क्लोरोफाइसी भी बोला जाता है, मतलब ग्रीन एल्गी हैं ये।
अब कह रहे हैं दे हैव ब्रांच फिलामेंट। ब्रांच फिलामेंट की अगर आप बात करें तो कारत मान लीजिए, ठीक है, ये सब कोलियोकेट ओडोगोनियम से है, ब्रांच फिलामेंट नहीं है। और दे आर अटैच टू सबसिस्टम विद यूनिसेलुलर होल्ड फास्ट भी सब में नहीं पाया जाता है। दे हैव क्लोरोफिल ए बट नॉट क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफाइसिक मेंबर में क्लोरोफिल बी पाया जाता है। अब एक ऑप्शन है कि दे डू नॉट कंटेन फाइकोबिली प्रोटीन्स, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जो फाइकोबिली प्रोटीन्स आपने पढ़ा होगा, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, ये जो फाइकोबिली प्रोटीन्स हैं ये डीप कलर्ड वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है और रोडोफाइसी, मतलब साइनोफाइसी रोडोफाइसी, इसे आप साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हैं साइनोफाइसी को, और रोडोफाइटा को रोडोफाइसी बोलते हैं। तो वही है, ये ही दोनों में होते हैं। फाइकोबिली प्रोटीन्स इनमें नहीं पाए जाते क्योंकि ये क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। तो यही वाला स्टेटमेंट क्या है इसके लिए, ट्रू है, दैट दे डू नॉट कंटेन फाइकोबिली प्रोटीन्स। यहाँ पे कीमो हेटेरोट्रॉफ लिख गया है पर वो क्या होगा, वही होगा। ठीक, मतलब आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ आएगा करेक्ट, डी। तो ये था 40 तक का। नेक्स्ट पार्ट में और भी सॉल्व कराऊंगा। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।